देवला ऑर्डर बंद कर दो। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। संविधान की भाग संख्या 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ये क्यों जरूरी है, इनको क्यों शामिल किया गया है? तो इसकी आवश्यकता के रूप में देखा जाए तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संविधान की सुरक्षा के लिए इसे जोड़ा गया है। यदि कोई राज्य इससे अलग होने की बात करे या किसी तरह के संघ पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव पड़े तो ऐसी स्थिति में इन प्रावधानों को उपयोग में लिया जाता है और भारत की एकता अखंडता को बचाया जाता है। ये वो प्रावधान है जो बिना संविधान संशोधन के भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है इसको चेंज कर देता है, बदल देता है एकात्मक, यानी बिना संविधान संशोधन के एकात्मक को संघात्मक में बदल देता है, अर्थात संपूर्ण शक्तियों को केंद्र में निहित कर देता है, राष्ट्रपति में निहित कर देता है। इसलिए ये भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है जो आपातकालीन कही जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना गया है। और तीसरी प्रकार का जो है वो आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जैसा इनका नाम है वैसे ही है आपातकाल। फिर हम देखते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो ये आपातकाल लगाने की अनुमति देते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद इसके लिए 352 है, इसके लिए 356 है और इसके लिए 360। ये 3 अलग अलग अनुच्छेद है जिसमें एक प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने की अनुशंसा की गई है। अब हम देखते हैं कारण क्या होता है। तो कारणों की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का कारण है, संविधान में इसका उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति को बाहरी आक्रमण या युद्ध या आंतरिक अशांति का ऐसा अंदेशा हो, यानी यदि बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया है, किसी देश ने यदि आक्रमण चल रहा है, युद्ध चल रहा है या देश के आंतरिक भागों में अशांति उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति शासन की संपूर्ण शक्तियां
अपने हाथ में ले लेता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके ये काम कर सकता है। ये क्यों लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति को यह अंदेशा हो जाए, किसी भी माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो जाए कि किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस राज्य का शासन संचालित नहीं हो रहा है, ऐसी सूचना किसी भी माध्यम से, चाहे तो राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जब राष्ट्रपति को प्राप्त होती है तो वो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। यह शासन लागू हो जाता है जब वहां संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन संचालित करना असंभव हो गया है, या राज्य में अशांति व्याप्त हो गई है, या इसके कुछ और भी कारण बताए गए हैं, जैसे चुनाव के बाद किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता क्यों किया जा सकता है, इसके कारण के बारे में भी कुछ समय बाद बात करेंगे। यह है तो राष्ट्रपति को वित्तीय अस्थिरता का आभास हो, वित्तीय अस्थिरता का आभास हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। यहां हम देखते हैं कि जो कारण दिया गया है इसमें वर्तमान में बदलाव कर दिया गया। क्यों बदलाव किया? इसका कारण इसका दुरुपयोग हुआ, इसका दुरुपयोग हुआ और उस दुरुपयोग को भविष्य में नहीं होने से रोकने के लिए इसमें बदलाव किया गया। इस शब्द की जगह दूसरा शब्द का मिला गया है और दूसरा शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह। दूसरा शब्द कौन सा है? अब इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका जिक्र बार बार आएगा। इस संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? कारण बता दिया। इसका उपयोग किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके विरुद्ध जो एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था 1975 में, और भविष्य में इसका दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए अब इसकी जगह नया शब्द जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। हम जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? पहले भाग की बात करते हैं। ये जो पहला भाग है बाहरी आक्रमण और युद्ध, इसको बोलते हैं बाहरी या बाह्य आपातकाल। इसका नाम है बाह्य आपातकाल। और ये जो दूसरा है आंतरिक अशांति या इसके स्थान पर जो काम मिलेगा सशस्त्र विद्रोह, इसको हम बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। तो इनके दोनों के नाम भी अलग अलग है। बाहरी आक्रमण या युद्ध के कारण से बाह्य या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक आपातकाल लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसका कारण है कि अनुच्छेद 355 इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र की पालना करवाए, यानी कि संवैधानिक तंत्र के अनुसार चलने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का कर्तव्य है, बनाए रखने का प्रावधान ये दिया गया है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो इसको बनाए रखे। और यदि इस अनुच्छेद के तहत ये संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहते हैं तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है और उस संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था को, या एक से अधिक राज्य है तो उनकी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में
ले सकता है। यह व्यवस्था की गई है। वित्तीय अस्थिरता की बात आपको बताइए। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि उद्घोषणा कौन करता है। तो उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति परामर्श मांगता है मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की। इन दोनों के परामर्श से वो उद्घोषणा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों के उद्घोषणा उनके द्वारा। यहां एक बात आई हो कि जो राष्ट्रपति परामर्श देता है, प्रधानमंत्री परामर्श देता है, राष्ट्रपति उद्घोषित करता है इसको, तो इसके लिए आजकल एक नई व्यवस्था कर दी गई है राष्ट्रीय आपातकाल में। क्या व्यवस्था की गई है कि पहले तक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यदि मौखिक परामर्श देता, मौखिक परामर्श पर भी आपातकाल घोषित किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। वही 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को बदला गया। क्या किया गया है, अब मंत्रिमंडल इसके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तो लिखित परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधन संख्या 44 और ये हुआ है 1978। इसके द्वारा लिखित परामर्श की व्यवस्था जोड़ दी गई है। यहां पर बात करें उद्घोषणा की, तो वो उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसकी भी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां पर भी वो मंत्रिमंडल का परामर्श जरूरी होता है। यहां पर जो बात कही गई है, यहां राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना मिल जाए तो, यानी राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना मिलने पर ऐसा किया जाता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं उद्घोषणा की। अब अगली बात हम कर रहे हैं संसदीय अनुमोदन। यदि अनुशंसा प्राप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन को अगर आगे भी लागू रखना है तो संसद द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। तो संसदीय अनुमोदन में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर, टाइम है 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। 1 महीने के भीतर और दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जिस समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है उसमें लोकसभा विघटित हो, या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है और 1 महीने का जो टाइम है उस टाइम अनुशंसा से पहले, उस टाइम से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन कैसे किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए कहा गया है कि यदि लोकसभा विघटित है तो पहले राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक के 30 दिन के भीतर, यहां पर भी 30 दिन है, लेकिन जिस समय लोकसभा अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएगी, लोकसभा की बैठक होगी, उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा द्वारा उस राष्ट्रीय आपातकाल को, उसकी जो घोषणा की गई है उसका समर्थन जरूरी हो जाता है। तो ये बात होती है इसके अनुमोदन की। यह कहते हैं कि ये संसद अनुमोदन किस बहुमत से पारित करेगी।
तो इसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत जरूरी होता है। दोनों शब्दों द्वारा 2/3 बहुमत पास, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की जो उद्घोषणा की गई है उसका अनुमोदन कितने समय में किया जाए, तो इसके अनुमोदन के लिए 2 माह का समय है, 2 महीने के समय में इनको अनुमोदन जरूरी है। पहले यहां पर भी जो 1 महीना है उससे पहले यहां पर भी 2 महीने थे, जिसको 44वें संशोधन द्वारा कम किया गया। 2 माह थे, कम कर दिया गया है वर्तमान में। यह वही बात है, यदि 2 महीने से पहले उसका अनुसमर्थन करने से पहले यदि लोकसभा विघटित है या अनुसमर्थन से पहले विघटित हो जाती है तो क्या करें, तो वही शर्त है, विघटित होने की अवस्था में जब उसकी पुनः बैठक होती है, चुनाव के बाद उसकी जो पुनः प्रथम बैठक होती है, उस प्रथम बैठक के 30 दिन भीतर, प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा द्वारा इसको समर्थन मिलना जरूरी है, इसका अनुमोदन करना जरूरी है। और इस लोकसभा विघटन की स्थिति में लोकसभा के अनुसमर्थन से पहले राज्यसभा अनुसमर्थन कर देती है, राज्यसभा द्वारा पहले इसका समर्थन कर दिया जाता है। तो यह राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। यहां की बात करें तो यहां पर भी अनुसमर्थन के लिए 2 माह का समय है और सेम वही स्थिति है जिसके लिए पहले कहा। अब हम बात करते हैं अवधि की, यानी ये कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है। तो इसके लिए कहा गया है कि एक बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, संसद द्वारा समर्थन मिलने के 6 माह तक, एक बार में 6 माह तक, एक बार में 6 माह तक आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि समर्थन मिल चुका है तो 6 माह तक रहेगा, और यदि इसे और आगे लगाए रखना है तो फिर से संसद का समर्थन, फिर से संसद का अनुमोदन प्राप्त कर फिर 6 माह लगाया जा सकता है। इस तरह से कितने समय तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक लागू होता है। 44वें संशोधन से पहले की व्यवस्था थी, संसद एक बार समर्थन करती थी, उसके बाद मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर हो जाता था कि वो कब तक इसको लगाएंगे। लेकिन अब व्यवस्था यह करती है कि प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है। यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल उस परिस्थिति में लागू नहीं रहता। यह बात आती है एक बार में 6 माह के लिए, और आगे अनंत काल तक इसको लागू किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसके लिए भी अवधि एक बार में, समर्थन में एक बार में 6 माह, अगर एक बार समर्थन मिल चुका है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और ऐसा 12 बार किया जा सकता है। और जितनी बार आगे बढ़ाना है, यदि इसको आगे बढ़ाना 6 बार से, तो पुनः समर्थन, संसद का पुनः अनुमोदन, और पुनः अनुमोदन प्राप्त करके फिर 6 बार आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब तक किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष बताइए। यहां की अंतकाल यहां बताइए 3 वर्ष। 3 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन को बार बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बार बार बढ़ाने के लिए वही बात है, संसद का अनुमोदन चाहिए। दोनों में ही 6 महीने से संसद का अनुमोदन चाहिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहां पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध क्या है कि अब 1 वर्ष से ज्यादा, यदि 1 वर्ष से
ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन रखना है तो दो परिस्थितियां होगी। पहली परिस्थिति यह होगी कि भारत, संपूर्ण भारत में या इसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया हुआ हो। यदि राष्ट्रीय आपातकाल है तो ही 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल होने पर ही ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा ये नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यदि 1 वर्ष से ज्यादा समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू रखना है तो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने की असमर्थता या परिस्थितियां नहीं होने की बात कही जानी चाहिए। यानी चुनाव आयोग ये कहेगा कि उस राज्य में वो परिस्थितियां नहीं है जिसमें चुनाव करवाया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो इस तरह से 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहां पर 2 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के अनुमोदन की। तो वित्तीय आपातकाल के लिए भी संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने का समय 2 माह का है। या हम एक बात और बोल गए थे, संसद का अनुमोदन यहाँ 2/3 बहुमत से किया जाता है। तो यहाँ जो संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है वो साधारण बहुमत, कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ये भी साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, क्योंकि ये विशेष बहुमत से था, ये दोनों साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। यहां पर भी वही 2 माह का समय है, एक बार के लिए 2 माह। अगर वही बात वापस लोकसभा नहीं है तो उसके लिए अगली बात हुई। लेकिन इसमें हम अगर संसद का अनुमोदन एक बार प्राप्त हो जाए तो राष्ट्रपति जब तक चाहे राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। जब तक चाहे, जोड़ देता हूं, राष्ट्रपति जब तक चाहे वित्तीय आपातकाल को लागू रखा जा सकता है। यह बात कही गई है अपने इसमें वित्तीय आपातकाल। तो बात करते हैं इसकी न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा के लिए प्रावधान है, किसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा में आता है, की जा सकती है। इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन इसमें यह बात है कि 38वें संविधान संशोधन द्वारा 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इन तीनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब अब वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बात उन पर भी लागू होती है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन बनाया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसकी भी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसकी समाप्ति कैसे होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए हम बात करें तो राष्ट्रपति जब चाहे इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है, अपनी उन घोषणा को वापस ले लेता है। जब चाहे वो घोषणा वापस ले ले तो उसके साथ ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। दूसरी परिस्थिति इसमें यह है कि यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो तो
तो क्या होगा, संसद यदि अनुमोदन नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन अपने आप समाप्त हो जाएगा। कब तक रहेगा, अगर अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो अगले 6 माह तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। बिना अनुमोदन के 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना पड़ता है। तीसरी इसके बाद एक और है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा बैठक बुला सकती है। लोकसभा बैठक का आह्वान कर सकती है। कौन करता है, सदस्य, लोकसभा के सदस्य। कितने सदस्य, 1/10 सदस्य अपने प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के लिए बैठक बुला सकते हैं। और क्या शर्त है इसके लिए, 1/10 सदस्य होने चाहिए, साथ ही साथ 14 दिन पूर्व इसकी सूचना चाहिए। सूचना किसे दी जाएगी, यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, और यदि सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को दी जाएगी। और राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने के लिए बैठक बुलाने का अधिकार है लोकसभा। इसकी बात करते हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति जब चाहे उद्घोषणा को वापस लेता है और उसके साथ राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा वापस ले लेंगे। यानी कि इनको खत्म करने की जो है वो राष्ट्रपति के पास अपार है। यह भी इसी तरह से राष्ट्रपति द्वारा घोषणा को वापस ले लेने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, वित्तीय आपातकाल लागू रहता है और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू रहता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 2 विशेष बातें और थी। अब आगे हम बात करेंगे ये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या, तो प्रभावों की बात हम अलग अलग देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव अलग देखेंगे, संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रभाव अलग देखेंगे और वित्तीय आपातकाल का प्रभाव अलग से देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो इनके प्रभावों को पुनः 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्रभाव हम देखते हैं कि वो केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों पर इस राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर। दूसरा प्रभाव हम देखेंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या असर होता है। इसका तीसरा प्रभाव है वो है मौलिक अधिकारों का प्रभाव। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव होता है, ये इसका तीसरा प्रभाव है। पहला प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों के रूप में देखेंगे। दूसरा लोकसभा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। और तीसरा प्रभाव हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव होता है। केंद्र राज्य प्रभावों को पुनः हम 3 भागों में बांट लेते हैं। केंद्र राज्य प्रभावों को फिर से हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला, कार्यपालिका संबंधी क्या प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा हम देखेंगे विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा हम देखेंगे वित्तीय प्रभाव क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्यों के आपसी संबंधों में कार्यपालिका संबंधी क्या प्रभाव है। तो कार्यपालिका संबंधी प्रभाव में पहला प्रभाव हम लेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्या विस्तार हो सकता है कि केंद्र की जो कार्यपालिका है वो राज्य कार्यपालिका को, राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। कोई भी निर्देश राज्य सरकारों को निर्देश देने की क्षमता प्राप्त करने की। और तीसरा प्रभाव है कि यहां हालांकि निर्देश देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है लेकिन राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है, निलंबित नहीं होती है।
इसको निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन निर्देश दिए जा सकते हैं, काम अपनी इच्छा से करवाए जा सकते हैं। कहने का मतलब संपूर्ण शक्ति, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। राज्य विधानसभाएं उसके निर्देशन में काम करती है, राज्य सरकारें उसके निर्देशन में काम करती है। अब हम देखते हैं विधायी अधिकार क्या क्या है, विधायी प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो विधायी प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं कि जो संसद है उसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी विधायी शक्ति किसके पास चली जाती है, वो संसद के पास चली जाती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि विधानसभा को निलंबित नहीं किया जाता है, विधानसभा रहती है, विधायी राज्य विधायी का बनी रहती है। और इस तरह से जो कानून बनाए गए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक लागू हो सकते हैं। लागू रह सकते हैं। और चौथी जो शक्ति है वो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर। विधानसभा निलंबित नहीं होती है, लेकिन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब आप देखते हैं वित्तीय प्रभाव क्या है। तो वित्तीय प्रभाव में हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की संरचना बदल जाती है, क्या संगठन बदल जाता है। संरचना में बदलाव किया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास ये सारी सत्ता चली जाती है। कौन सा मद किस मद पर किस तरह से खर्च किया जाएगा, राज्य को कितना दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सब राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं, कार्यपालिका संबंधी प्रभाव, विधायी प्रभाव और वित्तीय प्रभाव। अगला प्रभाव हम देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रभाव। इस प्रभाव में देखा जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और ये एक वर्ष करके अनंत समय तक, एक वर्ष करके अनंत समय तक, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तब तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सेम स्थिति राज्य विधानसभाओं की होती है, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है एक वर्ष करके अनंत काल। ये स्थिति दोनों में हूबहू है। और ये प्रभाव कब तक रहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के। ये इस तरह से जो कार्यकाल बढ़ाया है वो कार्यकाल कब तक बढ़ा रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति
कि 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह के बाद दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे, फिर वो कार्यकाल घटेगा नहीं। यदि कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था, 5 वर्ष पूरा हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा काम संसद कर सकती है विधि द्वारा, और इस तरह का ये प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक लागू होता है। अब देखते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रभाव जानने के लिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 358 में कहा गया है, ये अनुच्छेद 358 और 59 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रभाव के बारे में। तो अनुच्छेद 358 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं निरस्त हो जाती है, स्वतः हो जाती है। इसको निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाती है। और जब ये राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है, समाप्ति पर उन्हें संवेद कर दी जाती है, यानी वापस अपने आप लागू हो जाती है। यह है अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं के बारे में हमारा यह अनुच्छेद 358 कहता है कि ये अपने आप समाप्त हो जाती है, अपने आप ये वापस लागू हो जाती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध यह है कि अब ये स्वतंत्रताएं केवल बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित होती है। अगर बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, यानी कि आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल है, तो ये निलंबित नहीं होगी। अर्थात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया है उसमें निरस्त नहीं होगी। ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही एक और प्रतिबंध है, इसमें केवल उन्हीं विधियों को संरक्षण प्राप्त है जिनका संबंध आपातकालीन प्रावधानों से है। तो इस तरह से अनुच्छेद 358 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती है, लेकिन बाद में प्रतिबंध लगाया गया है कि ये केवल राष्ट्रीय आपातकाल में जो बाहरी आपातकाल होता है उसी में निलंबित होगी, बाकी में नहीं। अनुच्छेद 359 में इसका संबंध है वो है अन्य स्वतंत्रताओं से, और इनके लिए कहा गया है कि ये स्वतंत्रताएं भी, अन्य स्वतंत्रताएं, इनका क्रियान्वयन बंद कर दिया जाता है। इन स्वतंत्रताओं का क्रियान्वयन, यानी स्वतंत्रताएं निरस्त नहीं होती है, इनका क्रियान्वयन निरस्त किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो इन स्वतंत्रताओं का जो अन्य है उनका क्रियान्वयन निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध आया है, वही 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध यह है कि इसमें भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रताएं नागरिकों को हर समय मिलती रहेगी।
कौन कौन सी है? अनुच्छेद 20 और 21 की स्वतंत्रता है। ये नागरिकों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होती। और दूसरा प्रतिबंध इस पर यही है कि उन्हीं विधियों से संरक्षण प्राप्त है जिनका संबंध आपातकाल से। तो इस तरह से हम देखते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का प्रभाव, इस तरह से हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का प्रभाव। अब हम बात करते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका क्या प्रभाव होता है। तो उसके प्रभाव में सबसे पहली बात है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। और दूसरी बात है कि जो विधायी शक्तियां हैं, राज्य की विधायी शक्तियां, कानून बनाने की शक्तियां, वो चली जाती है संसद के पास। ये राष्ट्रपति विधायी शक्तियां संसद को दे सकता है। साथ ही साथ तो जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, राज्य का मंत्रिपरिषद, उसको निलंबित किया जा सकता है। साथ ही उस राज्य का शासन जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल उसमें राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से शासन करता है। राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल शासन करता है और राष्ट्रपति चाहे तो इसके लिए सलाहकार लगा सकता है। ये राज्यपाल या तो राज्य सचिव की सलाह से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार की सलाह से राज्यपाल उस राज्य का शासन करता है। इसी तरह से राष्ट्रपति विधायिका को, राज्य विधायिका को निलंबित कर सकता है या नहीं भी करे। राष्ट्रपति विधायिका को, राज्य विधायिका की बात है, निलंबित या विघटित कर सकता है। इनको विघटित कर सकता है। 6 नंबर पर बात आती है कि संसद, जो विधेयक होते हैं वो संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। संसद राज्य संबंधी विधेयक और बजट पारित करता है। जब तक राष्ट्रपति शासन लागू है, ये विधेयक पारित करना और बजट पारित करना संसद का काम रहेगा। इसी तरह से जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर। राज्य सूची विषयों पर अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा। और इसी तरह से जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि
राष्ट्रपति के अधीन होती है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन के दौरान ये निम्नलिखित प्रभाव, और ये प्रभाव कब तक प्रभावी रहते हैं, ये आगे जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है तो भी लागू रह सकते हैं, समाप्ति के बाद भी लागू रह सकते हैं। कब तक? जब तक उस राज्य की विधानसभा इनको समाप्त नहीं करे, पुनः परिवर्तित नहीं करे। यानी ये लागू कब तक रह सकते हैं? जब तक आगे विधानसभा द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया। विधानसभा इन्हें समाप्त कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, यह अधिकार विधानसभा को है। अगर ये परिवर्तित और समाप्त नहीं करे तो ये प्रावधान जो इसमें लागू किए गए हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान, वो हमेशा के लिए लागू रह सकता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभाव वित्तीय आपातकाल के क्या होते हैं। तो वित्तीय आपातकाल के प्रभावों को हम देखते हैं कि जब राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभाओं को निर्देश दिया जा सकता है वित्तीय मामलों में। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय निर्देश दिए जा सकते हैं राज्यों को, इसको दिए जा सकते हैं राज्यों को वित्तीय निर्देश दिए जा सकते हैं। दूसरा प्रभाव इसमें पड़ता है कि जो राज्य विधायिका द्वारा जो प्रस्ताव धन और वित्त विधेयक पारित किए जाते हैं या जो राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति उनको आरक्षित रख सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित और राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजे गए वित्त और धन विधेयकों को राष्ट्रपति आरक्षित रख सकता है। ये इसका दूसरा प्रभाव है। पहला तो राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकता है, दूसरी बात है कि जो पारित किए जाते हैं धन विधेयक उनको वो आरक्षित रख सकता है, और तीसरा प्रभाव पड़ता है कि वो राज्य और केंद्र के बीच में जो भी केंद्र और राज्य के जो भी कार्मिक है उन कार्मिकों के वेतन में राज्य के भी कार्मिकों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है, कटौती का आदेश दे सकता है। साथ ही साथ इसमें ये वेतन भत्तों में कटौती हो उच्च न्यायालय उच्चतम और उच्च न्यायालय उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती कर सकता है। कटौती आदेश दे सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को बहुत सारे वित्तीय अधिकार प्राप्त है वित्तीय आपातकाल के दौरान, और संयोग से अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।